हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, बिल्कुल वही जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही आज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पर आप लोग कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपकी परीक्षा को लेकर के वो सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास आपकी संडे स्पेशल क्लास है। थोड़ा सा लेट हो गई है क्लास क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन कलेक्ट करने में थोड़ा समय लग गया। चलिए, जो हमारे प्यारे भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं भाई, सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दें जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच पाए। जो भी आपका प्यारा भाई बहन बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उन तक जरूर शेयर कर दें, फैला दें सेशन को जिससे कि सभी प्यारे भाई बहन जुड़ पाए। टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन आपको मिल गया होगा, टेलीग्राम पे आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा। चलिए, गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को। वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार जल्दी से चेक कर लें सभी लोग। वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार जल्दी से चेक कर लें। सब कुछ ओके ओके है? सेशन बफरिंग तो नहीं कर रहा है? चलिए, सब कुछ ओके है ना? जल्दी से एक बार कमेंट कर दो सभी प्यारे भाई बहन, फटाफट से सभी प्यारे भाई बहन कमेंट कर देंगे। गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को, जय हिंद। आज की क्लास वाकई में बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तगड़ा लाइव सेशन होने वाला है, तो देख लो भाई कि कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। चलो भाई, सेशन को स्टार्ट कर लें। आज की 5वीं क्लास है और ये 5वीं क्लास बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है आप लोगों के लिए क्योंकि आज संडे स्पेशल की क्लास रहती है। चलिए, गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को, सभी प्यारे भाई बहनों को वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए स्टार्ट करें। सभी लोग रेडी है ना? ये क्लास सभी के लिए है, पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि केवल यूपी बीएड वाले स्टूडेंट के लिए है। ये सभी प्यारे भाई बहनों के लिए है जो लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या राजस्थान बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या यूके बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। किसी भी स्टेट से बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए, अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और घंटी दबा लें, बगल में आ रही होगी ऑल पे क्लिक कर लें जिससे कि आपको सभी क्लासों के नोटिफिकेशन मिल पाए। मॉर्निंग की क्लास आज आपकी बहुत शानदार थी, 11 बजे से आपकी क्लास रहती है डेली। चलिए, शुरुआत हो गई है पहले क्वेश्चन से जो कि प्रीवियस ईयर पूछा गया है। दक्षिण लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह में शुरू किया। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर दिए हैं: चौरी चौरा, दांडी, चंपारण, बारदौली। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और सबके आंसर आना शुरू हो गए हैं। जिनका जिनका आंसर आ रहा है, चंपारण बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखना, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया था। अगला प्रश्न ये रहा, आपकी स्क्रीन पर है दूसरा नंबर। यहां पर आपसे ये कह रहा महाराष्ट्र में, वो क्वेश्चन हो गया पहला नंबर। आ जाइए अगले क्वेश्चन में। महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफाएं हैं उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? महाराष्ट्र में स्थित एलोरा की गुफाएं, उनका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूटों के, पल्लव के, चोल के या पाल के? यहां पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूटों के शासनकाल के समय एलोरा की गुफाओं का निर्माण हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर करते हुए चलेंगे। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? 4 विकल्प दिए गए, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। निम्न में से राइट आंसर आपका क्या होगा? दोस्तों, तीसरे नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाता है आपका जहांगीर।
बहुत सारा प्यार देने के लिए, बहुत सारा सपोर्ट करने के लिए सभी प्यारे भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया। बहुत अच्छे हमारे प्यारे भाई बहन हैं, बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं, सेशन को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इतना सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको वही कंटेंट दूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। ठीक है, वही पढ़ो जो पेपर में पूछा जाता है और टॉप करो। ये हमारा शुरुआत से ही सिद्धांत रहा है। तीसरे नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। अगला क्वेश्चन यहां पर चौथा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे क्या कह रहा, थोड़ा सा यहां पर ब्लर हो गया होगा, मतलब हो सकता है कि मिसप्रिंट हो गया हो, समझ ना आ रहा हो, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, सुनने का कष्ट करिए। इसमें कह रहा मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन द्वारा किया गया। ऑप्शन में यहां पर दिया गया है शाहजहां, जहांगीर, अकबर, बाबर। ध्यान दीजिएगा, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का जो प्रवर्तन किया था, ये किसने किया था? ये अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। तो यहां पर आंसर आपका राइट हो गया अकबर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, पांचवा नंबर आपकी स्क्रीन पे है। यहां पर आपसे कह रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत का उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था एटली। क्या ध्यान रखोगे? एटली था। एटली ध्यान रखना, ठीक है। पूरा नाम है क्लीमेंट एटली, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, छठा नंबर। यहां पर आपसे कह रहा गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन के। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। पेपर में 101% है, लिख करके रख लेना। आज के लाइव सेशन से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, लिख के रख लेना एक साइड पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, सातवां नंबर। यहां पर आपसे कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा तैयब जी। क्या कर रहे हो आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर आपका यहां पे डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आठवां नंबर है। आठवें नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? सबसे पहले क्या हो गया भैया? प्रमोद यादव, क्या समस्या हो गई? क्या दिक्कत आ रही है? कोई प्रॉब्लम हो गई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को गुड इवनिंग। गुस्सा गुस्सा नहीं करते हैं भैया। चलो क्लास ले लेते हैं, फिर लास्ट में सब लोग बातें करेंगे, ठीक है। चलो आठवें नंबर पे राइट आंसर आ जाएंगे। यहां पर कह रहा सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? तो डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ दौड़ के फटाफट से। 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा? अगर आपसे कोई पूछेगा कि किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा था, तो चार विकल्प आपके स्क्रीन पर है, मौर्य, कुषाण, सतवाहन, कर्ण। तो राइट आंसर यहां पर आप लोग करेंगे मौर्य का जो मौर्य वंश का जो शासन था वो सबसे अच्छा रहा। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 10वां नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चार विकल्प आपके स्क्रीन पर है। गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो श्रीगुप्त कहा जाता है। किसको? श्रीगुप्त को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब आपसे ये पूछ लिया गया है कि अकबर का जन्म कहां हुआ था? जल्दी से बताएंगे, अकबर का जन्म कहां हुआ था? 11वें नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरकोट। अकबर का जन्म कहां हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। 11वें नंबर पे राइट आंसर अकबर, अमरकोट। ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
अगला क्वेश्चन ये रहा 12वां नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सिंचाई कर किसने लगाया था? सिंचाई कर किसने लगाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बारहवें नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सिंचाई कर किसने लगाया? 12वें नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? सिंचाई कर लगा दिया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 13वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हमें बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं करना है। कम समय में आज मैं ढेर सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं और सारे क्वेश्चन आपको समय से कवर कर लेने हैं, क्योंकि क्लास भी आपकी लेट हो रखी है और समय कम है। तो समय जब कम होता है तो हमें ज्यादा क्वेश्चन कवर करने होते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन पे यहां पर ध्यान देंगे कि शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, खुर्रम था। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। आप सभी लोगों को बताया हुआ है, सब लोग कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहां पर आपसे कह रहा है कि बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? अगर आप रेगुलर क्लास लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत हलवा है। बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या था? दोस्तों 14 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म का जो चौथा सत्य है वो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये बौद्ध धर्म का चौथा सत्य है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे 15 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? ये तो सबको पता होगा कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में दिया कि लुम्बिनी में कि वैशाली में कि उरुवेला में? राइट आंसर क्या करोगे? सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। यहां पर आपसे कह रहा है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? दोस्तों 16 नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाता है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? 24 तीर्थकर थे। और आखिरी तीर्थकर का नाम क्या था? जरा कमेंट में जल्दी से बता देना। जो 24वें तीर्थकर थे वो कौन थे? 24वें तीर्थकर कौन थे? जल्दी से कमेंट बता देना, कमेंट में जल्दी से बता देना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। 17 नंबर क्वेश्चन, महावीर, बहुत बढ़िया, शाबाश। यहां पर आ जाइए। इससे पता चलता है रेगुलर आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया? 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया? दोस्तों 17वें नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाता है 5 सत्यों में से सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वो अहिंसा पे दिया गया है जैन धर्म में। ध्यान देना, 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज्यादा जोर दिया था अहिंसा में। अगला क्वेश्चन ये रहा 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर। इसमें है गुलरूखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। गुलरूखी के नाम से कौन सा शासक था जो कविता लिखता था? 4 विकल्प दिए गए हैं। अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर यहां पर आप क्या करोगे? 18 नंबर प्रश्न में सिकंदर लोदी कर लोगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। खालसा, खालसा की स्थापना किसने करी थी? सुबह ही करवाया है ये तो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने सुबह ही करवाया है कि खालसा की स्थापना या खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो सभी जानते हैं कि भैया 18 नंबर में जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? गुरु गोविंद सिंह। क्या है? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 20 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कह रहा है कि सितार का आविष्कार किसने किया था? बता डालो जल्दी से, सितार का आविष्कार किसने किया? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 20 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 21 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि बताइए भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? दोस्तों भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ये सबको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा
22वां नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कह रहा किताब उल हिद के लेखक कौन थे? किताब उल हिद के लेखक कौन थे? 22 नंबर पे राइट आंसर कर लोगे अलबरूनी। 22 नंबर पे राइट आंसर कर लोगे, किताब उल हिद के लेखक थे अलबरूनी। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा आपके स्क्रीन पर 23 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? 24 नंबर पे राइट आंसर आप क्या करेंगे दोस्तों? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है। जियाउद्दीन बरनी, अमीर खुसरो, अहमद सरहिंदी और फिरोज शाही तुगलक। 4 विकल्पों में से राइट आंसर आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा, तारीख ए फिरोज शाही। ये रचना है जियाउद्दीन बरनी की। कभी कभी बरनी केवल ऑप्शन में दे देता है और कभी कभी पूरा नाम दे देता है, कभी जियाउद्दीन केवल लिख देता है प्रश्न में एग्जामिनर। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, महमूद लोदी। राइट आंसर हो जाता है इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम आखिरी शासक था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कि दीन इलाही की स्थापना किसने की थी। आप लोगों को मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया है, आप लोग ने किया होगा तो आपको जानकारी होगी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी। दीन ए इलाही की स्थापना किसने करी थी? अकबर ने। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपकी स्क्रीन पर, टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, छोड़ने वाले नहीं होते और हर साल ये क्वेश्चन पेपर में पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर करंट का वेटेज देखा जाए तो करंट के 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं। अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन ये मान के चलिए करंट से नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप करंट डेली अपडेट रहते हैं तो ही ये 3 से 4 क्वेश्चन आप कर पाएंगे, नहीं तो लक बाई चांस होता है कि वो क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे एंड टाइम पे तो आप कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक ऐसे होते हैं जो अभी आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, हिस्ट्री का टॉपिक, ये हर साल हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, और बीएड में भी ये क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। 27 नंबर पे राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, हैदर अली। टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा आपके स्क्रीन पर 28 नंबर, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? 4 विकल्प हैं। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? सबको पता होना चाहिए भैया। 28 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे? कौटिल्य कर लोगे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना करी, भूलना नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ दौड़ के फटाफट से। 29 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पर आपसे क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाना, यहां पर ध्यान देना। प्रश्न में कह रहा है भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि रीजन क्या था? भैया भारत के लोग हैं और भारत का काम है और वहां पर साइमन कमीशन का बहिष्कार तो करना ही पड़ेगा। काम ही उन लोगों ने ऐसा किया था, काम ये किया था उन लोगों ने कि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। ये भारत वाले जो लोग हैं उनको पची नहीं, तो भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 30 नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर क्या है? सभी प्यारे भाई बहन उत्तर करेंगे कमेंट सेशन में, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, आंसर करना है, ठीक है। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपकी परीक्षा चल रही है, लेकिन आप आंसर करोगे, समझोगे सारी चीजें, प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लगेगा, ठीक है। 30 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे। किसी डॉक्टर के पास में जाते होंगे तो भी ये कोई ऐसी दवा नहीं होती होगी कि एक बार में असर कर गई। भाई धीरे 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 सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी और आप भी
स्पीड में आंसर करने लगोगे। ठीक है, हमारा मेन मोटो होता है कि सारी चीज़ें आप समझो और एग्जाम जिस तरीके से अब लोग क्वालिफाई कर रहे हैं उस भीड़ में आप शामिल हो पाओ। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं इस टाइम पे कंपटीशन कितना तगड़ा चल रहा है तगड़ा कंपटीशन की नहीं है, तो उस रेस में हमें शामिल होना है, आगे बढ़ना है सबके साथ में। ठीक है, तब अपने आप को आप पहचानोगे और उसके बाद में लोगों से आगे निकलने का प्रयास करोगे। चलो भैया 30 नंबर पे बातों पे बताओ, आंसर करो। मोहम्मद बिन बख्तियार, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 31 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तगड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लाइव सेशन में, और लिख करके रख लेना कि क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 31 नंबर पे राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी और बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है 32 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। अबुल फजल है, बदायूनी है, अबुल फजल हो गया, बदायूनी हो गया, और तीसरा ऑप्शन दिया है अब्दुल तलीफ, चौथा ऑप्शन दिया है ईसर दास। तो ईसर दास है, इनमें से कौन सा सही आंसर है? 32 नंबर पे जिनका जिनका आंसर आ रहा है बदायूनी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 33 नंबर आपकी स्क्रीन पर। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रिटिश, ये जो नीचे 4 व्यक्ति दिए उनकी बात कर रहा है। किसने स्वीकार किया, किसने माना था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो ये स्वीकार किया था डिज़रेली ने। किसने? डिज़रेली ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपके स्क्रीन पर, इसमें है चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ गया ये तो। चित्रकारी संबंधित कौन है इनमें से? 4 विकल्प दिए हैं, अकबर है, औरंगजेब है, जहांगीर है, शाहजहां है। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो 4 विकल्पों में से राइट आंसर आप क्या करोगे? जहांगीर। चित्रकारी संबंधित कोई प्रश्न आए तुरंत जहांगीर को उठा लो आप आंसर में। अगला क्वेश्चन यहां पर 35 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे कह रहा है सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? बहुत तगड़े क्वेश्चन है। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 35 नंबर पे राइट आंसर कर लेंगे 1909 में। वर्ष 1909 में निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार आरंभ किया गया। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 36 नंबर आपकी स्क्रीन पर। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? दोस्तों ह्वेनसांग किसके शासन के दौरान भारत आया था? तो राइट आंसर यहां पर आपका हो जाता है हर्षवर्धन के शासनकाल के समय ह्वेनसांग भारत आया था। अगला क्वेश्चन ये रहा 37 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा है कि वापस वेदों की ओर का आवाहन किया गया था किसके द्वारा? 4 विकल्प हैं, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। वापस वेदों की ओर, इसका आवाहन किसके द्वारा किया गया? 37 पे राइट आंसर अगर आप पकड़ रहे हो दयानंद सरस्वती के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन ये रहा 38 नंबर आपकी स्क्रीन पर। यहां पर आपसे कह रहा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ध्यान रखो, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा करी गई? ये भी क्वेश्चन कई बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। मैं सभी की बात कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलर यूपी बीएड की बात नहीं कर रहा हूं। बिहार बीएड, झारखंड बीएड, छत्तीसगढ़ बीएड, यूके बीएड यानी उत्तराखंड बीएड, बिहार बीएड, मैं सभी एग्जाम की बात कर रहा हूं यहां पे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हर साल पूछा जाता है, वो चाहे यूपी बीएड की आप बात कर लो, है ना। 38 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पर क्या राइट हो जाना है? सी बिल्कुल सही हो जाना है, आगा खान।
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खान ने करी थी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 39 नंबर क्वेश्चन। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? 39 पे राइट आंसर आपका हो जाएगा हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, बाबर। दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो कौन हैं? बाबर हैं। कौन है भैया? बाबर। ऑप्शन नंबर ए राइट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे 40 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है कि खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? बताओ, खजुराहो में पाए गए जो ऐतिहासिक स्मारक हैं ये किस काल के हैं? चंदेल के हैं, पाल या चोल या पल्लव? किस वंश के हैं, किस काल के हैं? बताइए जल्दी से। 40 नंबर पे राइट आंसर आप कर लोगे चंदेल। चंदेल काल के हैं। ये खजुराहो में पाए गए जो ऐतिहासिक स्मारक हैं वो चंदेल काल के हैं, चंदेल वंश के हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 41 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई वो 1761 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 42 नंबर है। भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? 42 नंबर पे राइट आंसर बताएंगे। भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन की बात कर रहा है, का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1853 में। क्या करेंगे? 1853 में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 43 नंबर है, 43 नंबर। यहां पर आपसे क्या कहता है कि बेटा ये बताना अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? बड़ी बात है। मंगल पांडे, नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 43 पे राइट आंसर क्या कर रहे हैं आप लोग? कुंवर सिंह। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? तो कुंवर सिंह को। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 44 नंबर क्वेश्चन है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों राइट आंसर बिल्कुल सही कर रहे हैं आप लोग। सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हैं और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। अगला क्वेश्चन ये रहा 45 नंबर आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछ रहा है कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाता है यहां पर आपका विनायक दामोदर सावरकर। बोलो किसको नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आपके स्क्रीन पर है। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? एक एक क्वेश्चन आपका फंसेगा, गारंटी है। एक एक क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? 46 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करोगे? हिंदी। ए सही हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? तो ये हिंदी में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा। अरे वाह, गजब क्वेश्चन आ गया, गजब, बहुत सुंदर क्वेश्चन। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? बताओ, किसको नहीं पता इसका आंसर? सबको पता होगा। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? आंसर करो जल्दी से। 47 पे राइट आंसर हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 48 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि दीन ए इलाही की स्थापना तो अकबर ने की थी, बट यहां पर अब आपसे ये पूछ रहा है कि दीन ए इलाही की जो स्थापना हुई वो किस वर्ष में हुई? मैंने बताया था ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा है, तो इसको बहुत पहचान लेना ध्यान से, ये टपक पड़ सकता है एग्जाम में। 48 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1582 में इसकी स्थापना हुई थी दीन ए इलाही की। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे है। सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते लिया गया है। कल के पेपर में नहीं, कल के पेपर में नहीं करवाया था, कई दिन पहले करवा चुका हूं मैं, लेकिन सत्यमेव जयते लिखा गया है।
लिखा गया है, ये पूछा कि सत्यमेव जयते लिया गया है, सॉरी लिखा कह रहा हूं, लिया गया है। 49 पे राइट आंसर आप क्या करोगे, मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है सत्यमेव जयते को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 50 नंबर क्वेश्चन है। भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैग लगाता हुआ चला जा रहा हूं मैं तो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए, एग्जाम के लिए, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा यवन ने। किसने किया? यवन ने किया। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्पीड तो नहीं लग रही है, स्पीड ज़्यादा तेज है क्या? बहुत स्पीड में मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है? अच्छे से आप लोग आंसर कर पा रहे हैं सभी लोग? सबको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दो। स्पीड ठीक है ना? सब कुछ ओके ओके है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? निधि राज, रागिनी, प्रीति, राघवेंद्र, विकास, सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। नहीं, नोट नहीं करना है, नोट नहीं करना। अरे कैसी बात कर रहे हो, नोट नहीं करना, ये सब आपको याद हो जाएंगे। ये सब आप लोग क्लास ज्वाइन करो बस, नोट वोट कुछ मत करो। नोट क्या करना होता है, रीजनिंग में कंसेप्ट और हिंदी में जो कुछ ऐसा रूल्स है जो मैं हिंदी में रट गई होगी, हिंदी के लिए टेंशन मत लो, हिंदी जीके के लिए बस रीजनिंग में थोड़ा प्रैक्टिस लेना पड़ता है ना, तो भाई जब तक लिखोगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। चलो यहां पर आ जाओ, भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन यवन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। यहां पर ये रहा 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्त स्तंभ का निर्माण किसने कराया? दोस्तों, चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्त स्तंभ का जो निर्माण है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इसमें कंफ्यूजन होता है, महाराणा प्रताप कुंभा है कि महाराणा प्रताप सिंह है 51 पे। तो जिनका आंसर आया है महाराणा प्रताप सिंह, उन सभी का आंसर गलत है, महाराणा कुंभा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहां पर आ जाएंगे, 52 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो किसने करी थी? सरदार पटेल ने, मोतीलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो 52 नंबर पे राइट आंसर आपका हो जाता है जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी 1929 में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाला। निम्न किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई? निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई? दोस्तों राइट आंसर यहां पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, कलकत्ता विश्वविद्यालय। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसकी है? इंडिया विंस फ्रीडम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 54 नंबर क्वेश्चन में इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है किसकी? तो राइट आंसर आप लोग कर रहे हैं अगर अबुल कलाम आजाद, बिल्कुल सही आंसर है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 55 नंबर, इसमें पूछा गया है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? 55 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, पाषाण। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे कमेंट सेशन में। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। 56 नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा शिकार अवस्था, जो कि मानव के विकास की सबसे पहली अवस्था थी, शिकार अवस्था। ठीक है, प्रथम अवस्था थी शिकार अवस्था। अगला क्वेश्चन 57 नंबर है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण जो थे, हथियार किससे बनाए जाते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल के जो उपकरण होते थे, हथियार होते थे, वो किससे बनाए जाते थे? लोहे से, तांबा से, कांसा से, पत्थर से। तो राइट आंसर आप लोग कर लेंगे पत्थर से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? पत्थर से।
अगला प्रश्न ये रहा, आपके स्क्रीन पर 58 नंबर है। दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, वाकई में आपको ये सेशन हेल्पफुल लग रहा है, तो भाई सेशन को लाइक करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर देते रहा करें, इंडिकेट करते रहा करें, जिससे कि हमें जानकारी होती रहे। सभी प्यारे भाई बहन इंडिकेट जरूर कर दिया करें सेशन की लाइक की बटन दबा करके। दोस्तों प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बताया, पालतू बना लिया? ठीक है ना, 58 पे राइट आंसर बी कर लेंगे, कुत्ता को। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 59 नंबर। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? मानव ने जो आग का आविष्कार किया, या कह सकते हैं आग का प्रयोग किया, सर्वप्रथम किस युग में किया? तो राइट आंसर यहां पर 59 में हो जाएगा, नवपाषाण युग में। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपके स्क्रीन पर है। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? 60 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर हो जाएगा, कृषि कार्य भी नवपाषाण युग से ही आरंभ कर दिया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर 61 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया, मतलब मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? धातु। तो 61 पे राइट आंसर आप लोग क्या करोगे? तांबा, तांबे का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर 62 नंबर है। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया सबसे पहले? 62 नंबर पे राइट आंसर ए हो जाता है, जौ का। 62 में सबसे पहले आंसर यहां पर आना चाहिए ए, जौ का उपयोग किया फसल का जब नाम आता है कि मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया, तो जौ का। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा 63 नंबर आपके स्क्रीन पर, कि नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? भाई जो चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो 63 नंबर पे राइट आंसर कर लेंगे, कोल्डी हवा से। कहां से? कोल्डी हवा से। अगला क्वेश्चन, ये कोल्डी हवा हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, सिंधु घाटी से एक क्वेश्चन आपका बनता है पेपर में, कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? बताओ जरा। 100% लिख करके रख लेना, पेपर में क्वेश्चन छपने वाला है आज के लाइव सेशन से। 64 नंबर पे राइट आंसर आप क्या करोगे? कांस्य काल। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो राइट आंसर क्या होगा? कांस्य काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कि हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे हैं, जिसमें से सही उत्तर आपका होता है 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 66 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया कि मृतकों का टीला संबंधित है। तो 66 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। क्या करोगे? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है कि मोहनजोदड़ो के टीले की खोज या खोजने का श्रेय किसे जाता है? भाई मोहनजोदड़ो के टीले यानी मृतकों का टीला किसके द्वारा खोजा गया, ये पूछा जा सकता पेपर में। तो 67 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राखाल दास बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 68 नंबर है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? यह भी बीएड में पूछा जा चुका है पेपर में क्वेश्चन।
68 नंबर पे राइट आंसर आप लोग क्या कर लोगे, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 69 नंबर क्वेश्चन है, 69 नंबर। निम्न में से कौन सा युग सुमिलित नहीं है, निम्न में से कौन सा युग्म है, जो कौन सा युग्म है सम्मिलित नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं नगर है और उसकी संबंधित नदी, हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा घगर, लोथल सतलज। तो 69 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, क्योंकि लोथल नगर सतलज नदी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 70 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो गोदीवाड़ा का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है लोथल से। कहाँ से, लोथल से। ठीक है, लोथल से। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। तो 71 पे राइट आंसर हो जाएगा लोहा। इसका प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 72 नंबर है। कह रहा किस हड़प्पा सभ्यता स्थल में कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो 72 पे राइट आंसर आप लोग क्या कर लोगे, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है। प्राचीनतम जो सिक्के होते हैं इनको क्या कहा जाता है। तो 73 पे राइट आंसर आप क्या करोगे भाई, जो प्राचीनतम सिक्के होते हैं इनको आहत सिक्के कहते हैं। क्या बोलते हैं, आहत सिक्के। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 74 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कह रहा है कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, खारवेल से। राजा का नाम खारवेल है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 75 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करिएगा कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है। ऑप्शन में समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है, रुद्रदामन है, अजातशत्रु है। निम्न में से राइट आंसर आप क्या करोगे। 75 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त राजा से है। अगला क्वेश्चन ये रहा 76 नंबर आपकी स्क्रीन पर। यहां पर आपसे पूछा गया है सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने का कार्य किसने किया। दोस्तों सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य है ये किसने किया। सबसे पहले की बात है ये कि सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख लिखा गया ये किसके द्वारा लिखा गया, किसने यह कार्य किया सबसे पहले। तो 76 पे राइट आंसर आपका हो जाता है यवन। और सोने के सिक्के यवन के शासनकाल में चलाए गए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 77 नंबर क्वेश्चन। यहां पर आपसे पूछा गया है कि गर्तावास के साक्ष्य कहां से मिले हैं। दोस्तों गर्तावास के जो साक्ष्य हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं। बुर्जहोम कश्मीर में है, चेचर बिहार में है, लोथल गुजरात में है, रोपण पंजाब में है। 77 पे राइट आंसर कर लेंगे, बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं जो कि कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 78 नंबर क्वेश्चन। यहां पर आपसे कह रहा है कि जुते हुए खेत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जुते हुए खेत का जो साक्ष्य है ये कहां से प्राप्त हुआ है। साक्ष्य का मतलब होता है सबूत।
ठीक है, जुते हुए खेत का साक्ष्य हमें कहां से मिला है? 78 पे राइट आंसर कर लेंगे कालीबंगा से। कालीबंगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि जिस काल का कोई लेखन विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं प्राप्त होता वह काल कौन सा है? 79 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है प्रागैतिहासिक काल। इसका कोई भी लिखित वर्णन हमको नहीं मिलता है, लिखित विवरण कहीं से नहीं मिलता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे? दोस्तों आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे? राइट आंसर कर लेंगे सप्त सिंधु प्रदेश में सबसे पहले आर्य आकर बसे। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे कहता है कि ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता निम्न में से कौन था? अग्नि, विष्णु, इंद्र, वरुण। तो जिनका जिनका आंसर यहां पर आ रहा है इंद्र, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 82 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कह रहा है ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। कहना चाहेंगे सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, ये भी अगर आपको लग रहा है तो आप सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करें सभी प्यारे भाई बहन। जिस प्रकार से मैं आपको 100% देता हूं, आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी अपना 100% दिया करें वीडियो को लाइक और शेयर करके, जिससे कि आपका प्यार और सपोर्ट मिल पाए और आप जैसे और भी प्यारे भाई बहनों तक लाइव सेशन पहुंच पाए और भी लोग जुड़ पाए। दोस्तों ध्यान देंगे, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में से सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 83 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक आर्य जो थे ये किसकी पूजा करते थे? गाय की, वृक्ष की, माता की या फिर प्रकृति की? प्रकृति यानी नेचर की। यहां पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 83 नंबर पे डी राइट आंसर हो जाएगा कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे ये प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 84 नंबर। यहां पर आपसे क्या कह रहा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिला है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? 84 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे शूद्र। शूद्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। गायत्री मंत्र प्रश्न बीएड में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? 85 पे राइट आंसर सी कर लेंगे ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी? तो भाषा की बात करेंगे, राइट आंसर बी हो जाएगा संस्कृत भाषा थी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 87 नंबर है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? 87 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 88 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों की? एक सेकंड। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य
एवं पद्य दोनों में की गई है। तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। जब गद्य और पद्य दोनों की बात की जाए यहाँ पर कि किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है कि ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम से या विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? भूमि का, दास का, मुद्रा का या गाय का? तो 89 पे राइट आंसर आपका हो जाता है गाय का। ऋग्वेद में या ऋग्वेदिक काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? गाय का। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 90 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? दोस्तों 90 नंबर पे राइट आंसर आप लोग कर लेंगे सभा। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? सभा। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 91 नंबर। यहां पर आपसे ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं, सही सुमिलित युग्म कौन सा नहीं है। जैसे नदियों के प्राचीनतम नाम दिए गए हैं और यहाँ पर आधुनिक नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि कौन सा एक ऐसा युग्म है जो कि सही सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वितस्ता दिया है जो कि झेलम का आधुनिक नेम है, बिल्कुल सही है। विपासा का आधुनिक नेम व्यास है, बिल्कुल सही है। परुषणी का आधुनिक नेम रावी है, बिल्कुल सही है। इसके बाद कुंभा का जो आधुनिक नेम है सुवास्तु नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप यहां पे डी राइट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर 92 नंबर। इसमें है उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र था, विष्णु था, प्रजापति था, शिव था। यहां पे आपका सही आंसर क्या होगा? 92 पे सही आंसर आप लोग कर लेंगे। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? प्रजापति था। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 93 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? 93 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, लोहा। उत्तर वैदिक काल के लोगों ने लोहे की खोज करी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते, ये कहां से लिया गया है? तो अभी इसी लाइव सेशन में कुछ ही देर पहले आपने ये क्वेश्चन किया हुआ था कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। तो आप लोगों ने आंसर क्या किया था? मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो प्रश्न इस प्रकार से भी घुमा फिरा करके आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 95 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में? 95 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे कि संगीत का या संगीत विद्या का वर्णन सामवेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर कि बताइए 96 में वेदांगों की संख्या कितनी है? दोस्तों वेदांग जो होते हैं इनकी संख्या कितनी है? 2 है, 5 है, 4 है, 6 है? तो वेदांगों की संख्या सभी को पता होना चाहिए कि 6 है। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पे 97 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, 108 है, 111 है, 28 है? 97 पे राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाता है?
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 18 है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि पुराणों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 98 नंबर है। निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? वेद को, गीता को, पुराण को, स्मृति को? बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहां पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी, स्मृति को। निम्नलिखित में से धर्मशास्त्र भी कहा जाता है स्मृति को। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? 99 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी उपनिषद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे ये पूछ रहा है कि न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन में कह रहा है कपिल, जैमिनी, पतंजलि, गौतम। निम्न में से राइट आंसर करेंगे 100 में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? गौतम को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आपकी स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा है कि योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? दोस्तों, योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बाबा रामदेव को, पतंजलि को, गौतम को, दयानंद सरस्वती को? जिनका जिनका आंसर यहां पर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। योग दर्शन का प्रवर्तक किसे मानते हैं? पतंजलि को। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 102 नंबर। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों, डेली की क्लास का टाइमिंग मॉर्निंग 11 बजे रहता है, मंडे टू सैटरडे की क्लास का। पहली ही क्लास आपकी रामबाण रहती है, जिसमें हिंदी और जीके की तैयारी करने का मौका मिलता है आप लोगों को। पहली ही क्लास रामबाण होती है हिंदी और जीके की। 12 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, रीजनिंग की क्लास 12 बजे से होती है। उसके बाद में 2 बजे से आपकी साइंस की क्लास होती है। मंडे टू सैटरडे वाला टाइमिंग का शेड्यूल है ये, ठीक है। शाम को 8 बजे से आपकी प्रैक्टिस क्लास होती है। कोई भी क्लास आप पकड़ लीजिए, आपके लिए सभी क्लास बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। कोई भी क्लास आप पकड़ लीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप घर आ गए। कोई भी क्लास पकड़ लीजिए, सारी क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सारी क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। यहाँ पर आ जाइएगा। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? 102 पे राइट आंसर कर लेंगे, महावीर। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? महावीर को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 103 नंबर है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो अभी हमने शुरुआत में ही आप लोगों से पूछ लिया था कि ये बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। तो आप लोगों ने आंसर कर दिया था महावीर, तो आंसर यहाँ पर महावीर हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है, यानी अंतिम तीर्थकर महावीर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 104 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? दोस्तों, ध्यान देना, 5वां व्रत जो महावीर स्वामी ने जोड़ा है वो कौन सा है? ब्रह्मचर्य का। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है 105 नंबर। यहां पर आपसे ये कह रहा है, ध्यान देना, थोड़ा गौर करना, कि जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे
सम्मिलित किया जाता है? 105 नंबर पे राइट आंसर कर लेंगे। साम्य दर्शन है, साम्य ज्ञान है, सम्यक दर्शन भी कहते हैं, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं, सम्यक चरित्र भी कहते हैं, तो ये सभी कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? रूही बेटा, रूही पांडे। आई थिंक आप पुराने स्टूडेंट हो, न्यू तो नहीं हो। महावीर का जन्म कहां हुआ था? 106 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैशाली, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 107 नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि साम्यवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? जो साम्यवाद है, जो साम्यवाद है, ये किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? दोस्तों 107 नंबर प्रश्न में राइट आंसर जैन धर्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, उससे पहले इसको ध्यान रखना कि साम्यवाद जो यहां पर प्रश्न में दिया गया है, श्यादवाद, श्यादवाद किस धर्म के दर्शन से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, प्रथम जैन संगीति कहां आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहां पर हुआ था? 108 पे राइट आंसर आप लोग क्या करोगे? पाटलिपुत्र। ध्यान रखना, प्रथम जैन संगीति कहां आयोजित की गई? तो पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके स्क्रीन पर कि महावीर ने किस भाषा में उद्देश्य दिया? दोस्तों 109 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, प्राकृत। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, 110 नंबर। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? एक सौ दस पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, 110 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। इसके बाद में हिंदी के फटाफट से 50 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए और ये देख लीजिए कि हिंदी में आपका क्या स्कोर जा रहा है। फटाफट से 50 क्वेश्चन हम लोग निपटाएंगे। ठीक है, तैयार है सभी लोग? एक बार जल्दी से कमेंट सेशन में यस कर दीजिए।
क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। चार विकल्प आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, श्लेष है, उपमा है, विप्सा है, वक्रोक्ति है। तो शब्दालंकार निम्न में से नहीं है। चौथे नंबर पे देखिए, उपमा जो है ये शब्दालंकार का भेद नहीं है, ये किसका होता है, अर्थालंकार का भेद होता है। ठीक है, ये अर्थालंकार का भेद होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 5वां नंबर आपके स्क्रीन पर। यहां पर सेंटेंस आपको दे दिया गया है और यहां पर आपसे कह रहा है कि ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा। देखिए, अगर आप लोग स्पीड में आंसर देंगे, अच्छा ये बताइए, एक दो लोग आंसर या मैं ही आंसर देता चला जाऊं, आप लोगों के आंसर ना आ पाए, क्या मतलब है ऐसी क्लास का। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बहुत स्पीड में कराऊं, लेकिन आप लोग फिर भी कंप्लेन करते हैं, सर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं। भाई आपके आंसर का तो वेट करना होगा ना कि आप क्या सही आंसर कर रहे हो। आप अगर आंसर नहीं करोगे तो फिर इससे अच्छा है कि आप लोग बुक से पढ़ लिया करो, या फिर मैं पीडीएफ आप लोगों को दे दिया करूं, उससे आप लोग पढ़ लिया करिए। भाई आप लोग के आंसर आने चाहिए, और मैं पूरा एक मतलब बहुत कम समय देता हूं आप लोगों को आंसर देने के लिए। चलिए, ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, 5वें नंबर पे इस सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद क्या होगा। दोस्तों राइट आंसर हो जाता है दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 6ठा नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है कि पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। यानी पंकज और जलज दो शब्द दिए गए हैं, ये रूढ़ शब्द हैं, यौगिक शब्द हैं, योग रूढ़ हैं, या फिर मिश्रित शब्द हैं। दोस्तों ध्यान देना यहाँ पे कि रूढ़ शब्द की बात अगर करेंगे तो वे रूढ़ शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं। यौगिक शब्द वे होते हैं जिनके सार्थक खंड होते हैं। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका कोई एक अर्थ निकल के आता है, विशेष अर्थ, और उनके सार्थक खंड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर सी राइट कर लोगे, क्योंकि पंकज और जलज ये योगरूढ़ शब्द हैं, इनका अर्थ निकल के आता है कमल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 7वां नंबर आपकी स्क्रीन पर है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। 7वें नंबर पे राइट आंसर डी कर लेंगे, जय भट्ट के शिलालेखों में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 8वां नंबर है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। दोस्तों 8वें नंबर पे राइट आंसर ए कर लेते हैं, ए कर लेंगे, क्योंकि महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। और ये प्रत्येक वर्ग में दूसरे और चौथे स्थान पे आते हैं। तो ये भी दूसरे स्थान पे आता है वर्ण, ये भी दूसरे स्थान पे आता है, ये भी दूसरे स्थान पे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर आपकी स्क्रीन पर है, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि निम्न में से कौन सी है। चलिए सभी प्यारे भाई बहन ध्यान देंगे। देखिए स्पर्श ध्वनि की अगर बात करेंगे तो ये सारी ध्वनियाँ स्पर्श व्यंजन में आती हैं, ठीक है। उसके बाद में कंठ ध्वनि की बात करेंगे तो ये सारी ध्वनियाँ का वर्ग की हैं, तो कंठ ध्वनि वाली भी हो गई। इसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे तो अघोष और महाप्राण में यहाँ पर देखना होगा। अघोष वर्ण पहला और दूसरा होता है प्रत्येक वर्ग का, और महाप्राण जो होता है दूसरा और चौथा होता है। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो खा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बोलो किसको नहीं आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 10वां नंबर क्वेश्चन है, समीप छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है।
दोस्तों समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? 10वें नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा उप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद क्या है? 11 बजे से होगी सीनू, 11 बजे से इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्लास, क्योंकि इवेंट लगा नहीं है, इवेंट लगा दूंगा मैं, ठीक है। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद क्या है? 11वें नंबर पर राइट आंसर डी कर लेंगे, ये मिश्र वाक्य है। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, संयुक्त नहीं है, क्योंकि संयुक्त वहाँ पर होता है जहाँ पर दो वाक्य जोड़े जाते हैं, बट यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आप देखिए, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, यहाँ पर कहीं और का प्रयोग हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, तो इसको क्यों करेंगे? डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 12वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर आदि को समझाने वाला शब्द कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, उससे पहले इसका जो सही आंसर है वो हो जाता है हरि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? 13वें नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर हो जाता है गहरी दोस्ती। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? गहरी दोस्ती। 13 पे राइट आंसर क्या करोगे? ऑप्शन नंबर ए कर लोगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर आपके स्क्रीन पे है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, ध्यान देना, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद का भेद बताइए। ये जो अत्यंत है ये विशेषण है कि परिविशेषण है कि सविशेषण है कि विशेष विशेषण है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा भाई? अर्चना अत्यंत सुंदर है या अर्चना सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया ये तो। लेकिन हमसे पूछा इसको गया है तो ये क्या होगा? परिविशेषण। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा बी। संध्या, सर आपके क्वेश्चन सीआरपीएफ में बहुत ज़्यादा आए थे। चलिए, कहीं तो बेनिफिट हो रहा है ना, अच्छी बात है। अगर आप क्लास ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सीआरपीएफ में क्वेश्चन मिले होंगे। अच्छा, हिंदी वाले पोर्शन में? हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए 14 नंबर पे राइट आंसर बी कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 15 नंबर। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि उनके द्वारा, ध्यान देना क्वेश्चन पूरा आपके स्क्रीन पर होगा। कह रहा उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया है, तो अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं। क्या बात है, आज सबको नींद आने लगी, संडे को भी ये कंडीशन है संडे को। पंद्रह नंबर पे राइट आंसर बी कर लेंगे। दियर वर्क हैज नॉट एट बीन फिनिश्ड बाई देम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 16 नंबर आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर पे राइट आंसर ए कर लेंगे, सिखा। तत्सम शब्द यहाँ पर कौन सा है? सिखा। अगला क्वेश्चन ये रहा 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दोस्तों 17 पे राइट आंसर डी कर देंगे, जातरूप। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 18 नंबर है। निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प आपको छांटना है। 18 नंबर पर राइट आंसर कर लेंगे, जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। अगला क्वेश्चन ये रहा 19 नंबर आपके स्क्रीन पर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? तो यहाँ पे सही आंसर देखिए, अपादान कारक के लिए कारक चिन्ह से होता है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम की जब बात करता है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, किन्हीं से।
अगला क्वेश्चन यहां पर 20 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, तो प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है प्रति। अगला क्वेश्चन ये रहा 21 नंबर आपके स्क्रीन पर। यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे परिपत्र कहते हैं। 21 नंबर पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट आ जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन है, धूसर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बेशर। अगला क्वेश्चन यहां पर 23 नंबर है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखोगे? तो संबोधन में लिखते हैं प्रिय मित्र। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 24 नंबर है, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? अधिकरण तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्हों का लोप होगा वो में और पर होगा। अब आप यहां पर देख लीजिए कि धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट में तत्पुरुष समास अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। यहां पर अपादान तत्पुरुष समास होगा 24 पे ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 25 नंबर है, पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किसने किया? नेहा गुप्ता, राधे राधे, फुलोरी ने किया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, श्रद्धा राम फुलोरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 26 नंबर है, इसमें कह रहा है अतियुक्ति शब्द में संधि है। अतियुक्त शब्द में संधि है, अतियुक्ति शब्द में संधि है, तो कौन सी संधि यहां पर बन रही है 26 में? बिल्कुल अतिधन उक्ति यण संधि यहां पर बन रही है, अतिधन युक्ति। ठीक है, अतिधन उक्ति यण संधि बन रही है। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा आपके स्क्रीन पर, एक ऐसा कथन है जो कि गलत है। गलत वाला कथन पहचानिए, आपका सही उत्तर यहां पर क्या होगा? देखिए आदर्श शासकीय पत्र जो होता है, मतलब सॉरी अर्ध शासकीय पत्र जो होता है, ये मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, सही है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, ये भी सही है। स्वनिर्देश के लिए अपना सद्भावी लिखा जाता है, ये भी सही है। इनमें से भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का नाम डालता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 28 नंबर है, ड्रॉनिंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ, इसका अर्थ क्या होगा हिंदी में? 28 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करोगे? सी कर लोगे, डूबते को तिनके का सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 29 नंबर आपके स्क्रीन पर, आहट आवट आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? ट्वेंटी नाइन पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपके स्क्रीन पे है, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए जल्दी से। जिनका जिनका आंसर आ रहा है कैमरा, 30 पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 31 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? आंसर करिएगा जल्दी से।
31 पे राइट आंसर। यहाँ पे बेटा हमने ब्लॉक कर दिया है, बिल्कुल परेशान ना हो आप। अपना फोकस और कंसंट्रेशन बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत किया करो, उसके लिए हम बैठे हुए हैं ब्लॉक करने के लिए, ठीक है। कोई कुछ करे करने दो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम बैठे हुए हैं। पता चला आपने कुछ बोला उल्टा, किसी ने कुछ और बोल दिया आपको, तो वहाँ पर फिर हमें कष्ट हो जाएगा कि बताओ ऐसा ऐसा बोल दिया किसी ने। आप अच्छे के लिए बोल रहे हो, लेकिन दूसरा अच्छा नहीं सोच रहा है ना, उसका कल्चर ही वही है, ठीक है, उसके घर में वही होता है, तो वो हर जगह रायता फैलाएगा। लेकिन आप अच्छे के लिए बोल रहे हो कि कहीं और जाके बात कर लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन उसे नहीं समझ आएगा, वो आपको उल्टा उल्टी सीधी बात बोल देगा। तो वहाँ पर फिर हमें ज़्यादा कष्ट हो जाएगा कि बताओ ऐसा ऐसा बोलते हैं लोग। पहली बात तो उनको यहाँ पर माहौल गंदा करना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है ना कि अपना कल्चर हर जगह लेके चलते हैं। कम से कम पढ़ाई लिखाई वाले इस तरीके से माहौल में ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। 31 नंबर पे राइट आंसर, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। 31 पे राइट आंसर ए कर लेंगे, नाम धातु क्रिया। कर दिया बेटा, कर दिया है, मैंने कर दिया है, परेशान ना हो आप लोग, कितना टेंशन मत लिया करो। 32 नंबर पे, जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें कहते हैं। 32 नंबर पे राइट आंसर क्या कर लोगे भाई, जोड़ने वाले का काम है समुच्चय बोधक का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 33 नंबर है, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, तो कर्ता विस्तार रहता है। क्या रहता है, कर्ता विस्तार। उद्देश्य में कर्ता के साथ, भाई देखो वाक्य के दो टुकड़े होते हैं, मतलब दो खंड, दो पार्ट होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, जिसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोलते हैं। तो 33 नंबर पे ऑप्शन नंबर ए राइट कर लोगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 34 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, भाववाच्य छांटिए। अरे ज्योति क्या हो गया भैया, माहौल को शांत बनाए रखें। 34 नंबर पर राइट आंसर बी कर लेंगे, तोते से उड़ा नहीं गया, भाववाच्य यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है। यहाँ पे 35 नंबर पे राइट आंसर कर लेंगे तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये रहा 36 नंबर आपके स्क्रीन पर है, तेज गर्मी में चलने के कारण वह खाली जगह हो गया। छत्तीस नंबर पे राइट आंसर कर लेंगे अचेत। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 37 नंबर, कह रहा है कि कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है। कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है। 37 पे राइट आंसर बी कर लेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 38 नंबर क्वेश्चन है, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। 38 पे राइट आंसर क्या कर लोगे भैया, संभावना व्यक्त की जा रही है तो संभव्य भविष्य तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा आपके स्क्रीन पे, लोकोक्तियां दी गई हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं। नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो पहले में है, आगे नातना पीछे पगहा बंधनहीन, तीर तेरा होना, संगठित होना, गलत दिया है। एक टकसाल के ढांचे सब एक जैसे, आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, तो ये गलत हो जाएगा। तीन तेरा होना, संगठित होना गलत है, तीन तेरा होना अस्त व्यस्त होना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दिया है 40 नंबर, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या है। सखियागमन का सही संधि विच्छेद होता है सखी धनागमन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सखी धनागमन कहाँ दिया है, ए में दिया ना, सही कर लो, ठुक्को आंसर।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 41 नंबर। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा। दोस्तों 41 नंबर पर राइट आंसर हो जाता है अर्थांतरन्यास। अर्थांतरन्यास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट क्या होगा 42 में, सी हो जाएगा स्वेदित। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 43 नंबर है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे स्थायी भाव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 44 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया। 44 पे ऑप्शन नंबर ए राइट कर लेंगे रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा 45 में बी। अब तो स्पीड कम नहीं लग रही है किसी प्यारे भाई बहन को। 46 में आएंगे। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। 46 में राइट आंसर कर लोगे। याचना शब्द का बहुवचन रूप याचना ही रहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे। 47 नंबर है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक संज्ञा शब्द है, बताओ जल्दी से आंसर करो। 47 पे राइट आंसर सी कर लेंगे रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। अगला क्वेश्चन ये रहा 48 नंबर आपके स्क्रीन पर है। नेचुरल जस्टिस का हिंदी में आशय क्या है। फोर्टी एट पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे नैसर्गिक न्याय। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में कहाँ आयोजित हुआ। मॉरिशस, पोर्ट लुइस में। अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है। अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय क्या। अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय। अरे बेटा ज्योति, क्यों ही फालतू लोगों के मुंह लगना होता है। ब्लॉक कर देते उठा करके पहले ही। किसी फालतू के चक्कर में अपना माइंड क्यों ही डिस्टर्ब करना फालतू में, क्या मतलब है। 50 नंबर पर राइट आंसर सी कर लेंगे एनावॉइडेबल। एनावॉइडेबल ऑप्शन नंबर सी। चलो भैया सेशन वहीं पर फिनिश करते हैं। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब बोला नहीं जा रहा, मुंह सूख गया मेरा बहुत जोर का। पानी में नहीं पिए। मॉर्निंग मिलते हैं 11 बजे, ठीक है। जय